हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इस कदर आपको पढ़ाएंगे डियर फ्रेंड्स कि कैसा भी रीजनिंग का सवाल आ जाए आप ऐसे सवालों को महज 5 सेकंड के भीतर सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आप सभी लोगों को करना क्या पड़ेगा, कॉपी और कलम के साथ बैठना है, चीजों को हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 20 सवालों को इतना तगड़े तरीके से बताएंगे कि आज तक आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। तो चलिए, चीजों को आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी लोग एक बार क्या कीजिए, आपके सामने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखो, आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अलमिराह को HRRMUCI लिखा जाता है और कंपनी को JURTDPZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जंगली को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलो एक बार आप सभी लोग खुद से कोशिश करने का प्रयास करो। आप सभी लोग कोशिश करो, क्या इस सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? देखो बाबू भैया, यहाँ पर ये सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है, सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं सर जी? सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जब भी हमारे सामने सवाल आता है ना, तो आपने हमें बार बार स्टार बना के बात बताया है। एक बार हम उस लेटर को जरूर देख लेते हैं, क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके तो नहीं लिखे गए हैं? नहीं सर, यहाँ पर ALMIRAH है, यहाँ पर वैसा कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वही लेटर नहीं है जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। जब हमें ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व करते समय ना दिखाई दे, तो दूसरा पॉइंट हम क्या याद करते हैं सर? दूसरा पॉइंट हम याद करते हैं सर जी कि लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो बाबू भैया, हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखकर आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। उसने क्या लिखा है? अलमिराह लिखा है। तो हमने कहा, यहाँ पर हमने ALMIRAH कर दिया भाई साहब, अलमिराह हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको उसने बनाया क्या है? देखो, उसने बनाया है HR, है, उसके बाद M है, फिर U है, फिर C है, फिर I है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से हमारी बात समझना। यहाँ पर ए है ना, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। अब आप ये सोचो, 1 से 8 पर हम कैसे जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 1 से 8 पर जाने के लिए हम +7 जोड़ेंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब जो लेटर यहाँ पर था उसमें अगर हमने 7 जोड़ा है तो जो लेटर आया है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर ये सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। यहाँ पर जे है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो 3 से 10 पे कैसे जाएंगे? 3 में 7 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है सर? जे है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 में भी 7 जोड़ेंगे, हो जाएगा 17। और 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है बाबू भैया। तो क्यू से तो हर एक ऑप्शन शुरू है। अब बात समझ आई कि कैसे करना है। देखो, यहाँ पर एल का 12 होता है, आर का 18 होता है, तो 12 में 6 जोड़ेंगे। यहाँ पर यू है, यू है ना, यू का 21 होता है, और 21 में जब आप 6 जोड़ोगे तो आपका 27 हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, तो 27 पे हम कौन सा लेटर लिखेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो 27 है ना, 26 लेटर हो गए और प्लस 1 लेटर एक्स्ट्रा है, तो 1 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर ए आता है। तो हम लिखेंगे क्या सर? हम लिखेंगे क्यू, क्यू के बाद ए। तो क्यू, ए से कौन सा ऑप्शन शुरू है? ये वाला नहीं है, यहाँ पर बी है। अब ये 2 ऑप्शन बच गए। अब जब भी ऐसा बचे ना, तो जितने लेटर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं तुरंत उन्हें कट कर देना। हमें कहां तक? QASK दिखाई दे रहा है, QUASK दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पीछे से तीसरा नंबर P है। अब देखो, पीछे से तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है? R। R को उसने क्या लिखा है सर? U लिखा है। तो R को U कैसे लिखेगा? R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, U का प्लेस वैल्यू 1 होता है, +3 करके उसने लिखा है। तो पीछे से तीसरा नंबर यहाँ पे L है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे कौन सा लेटर आता है? O आता है। तो पीछे से तीसरा लेटर O होना
चाहिए, यहाँ पर पी है, केवल ऑप्शन नंबर डी में पीछे से तीसरा लेटर है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से हम चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कि जिससे मेरा हर एक भाई बहन बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान भाषा में चीजों को सीख सके, और उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, हाँ, कमेंट वमेंट पे हमें फोकस मत कराइएगा, हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट नहीं देखेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, बस आप चीजों को मन लगाकर सीखते हुए चलो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का ही है, चलो बढ़िया तरीके से बनाते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रोक्टर को लिखा है RUSBURW के रूप में लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में होस्टिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो चीजें आपने समझा है कि करना कैसे है। देखो, हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं सर, प्रोक्टर लिख देते हैं। हमने कहा PROCTOR हो गया, प्रोक्टर हो गया भाई साहब। अब प्रोक्टर को उसने क्या लिखा है, RUSB, उसके बाद URW लिखा है। अब एक चीज यहां से हम आपको सिखाएंगे, देखो हमारी बात ध्यान से समझो। P का होता है 16, R का 18 होता है, O का 15 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, O का 15, R का 18 होता है। R का 18 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, R का 18 हो गया, W का 23 हो गया। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से हमारी बात सुनो। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से हमारी बात सुनो। देखो, आप 16 से 18 के पास जाओगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, H है ना, H का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर J आता है, पर देखो J से कोई ऑप्शन नहीं शुरुआत है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा हमें रिलेशन नहीं खोजना है, ऐसा लॉजिक से हमारा आंसर आएगा भी नहीं। तो अब हमें क्या करना, जब आपका सीधा सीधा रिलेशन ना बने ना, तो पहले लेटर से डायरेक्ट आप पीछे वाला लेटर खोजना। अगर 16 से हम 23 के पास जाना चाहते हैं, फिर तो 7 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर हम 7 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 पे O आता है, लास्ट में O कहीं नहीं है। देखो, पहले से रिलेशन भी नहीं बनाया गया, पहले से लास्ट वाले के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया गया, तब हम क्या करेंगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बाबू भैया, अगर 15 3 18 हो गया, 16 3 19 हो गया, 18 3 21 हो गया। देखो ध्यान से, 15 3 18 हो गया, 20 3 23 हो गया, 15 3 18 हो गया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो, तीसरा लेटर पहले आएगा। एस का 19 होता है, 19 3 22, 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी आता है। तो भी से कौन सा ऑप्शन शुरू है सर, ये वाला तो नहीं है, आंसर नहीं होगा। अब देखो उसने क्या किया, दूसरे लेटर में 3 जोड़ के लिखा है, तो 15 3 18, 18 पे कौन सा लेटर होता है, आर होता है। भी आर से कौन सा लेटर शुरू है सर, यहाँ पर नहीं है, ये एक ऑप्शन ये भी कट गया। इस तरीके से करना है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर 8 है, 8 3 11 हो जाएगा के, यहाँ पर हो जाएगा के, तो भी आर के, देखो भी आर के इसमें भी है और भी आर के इसमें भी है। यहाँ पर देखो, जो लेटर था उससे एक कम करके, यहाँ पर टी है, टी से एक कम करेंगे तो एस हो जाएगा। तो भी आर के एस जो है, यहाँ पर भी आर के टी है, यहाँ पर भी आर के एस है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो बताना जरूर, ठीक है। हाँ, वैसे हम इतना नीचे स्तर पर जाकर आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आज की क्लास आपने बढ़िया तरीके से देखा, तो इतने 20 टाइप के प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, बस आपको करना क्या है कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना है। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बस को बोल रहा है कि ACTVRT लिखा जाता है और कैट को BDZBSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पुट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, नोट कीजिएगा। पूरे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमेशा याद रखिएगा, पूरे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जब भी कम लेटर देके ज्यादा लेटर पूछे, जब भी कम लेटर देके ज्यादा लेटर पूछे, तो हमेशा याद रखिएगा कि लेटर के आगे वाला लेटर और उस लेटर के पीछे वाले लेटर को लिखा जा सकता है, ठीक है। और जस्ट जो है इसी का अपोजिट, अगर कम लेटर देके ज्यादा लेटर पूछेगा तो एक पहले वाला लेटर एक बाद वाला लेटर, ये लॉजिक आप ध्यान से समझना। जैसे बस को ACT लिखा है ना, हमने कहा बस, हमने कहा बस। अब यहाँ पर क्या लिखा है,
पहले ए लिखा है फिर सी लिखा, हमने कहा बी के पहले लेटर बी के बाद, यही तो लॉजिक लगाया है। तो देखो बाबू भैया, पी के पहले लेटर पी के बाद लेटर, तो पी के पहले ओ आता है ओ पी, उसके बाद क्यू हो जाएगा। तो ओ और क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है? केवल एक ऑप्शन शुरू है, सी, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। है किसी को दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये है आपके सामने ब्लड रिलेशन में इशारे इशारों वाला प्रश्न। और अपने यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स कि एक ही सवाल से इशारे इशारों वाला सवाल आज के बाद कभी भी गलत नहीं होने दूंगा, बस मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर कहा जा रहा है आपसे कि प्रिया ने शिखा की तस्वीर को दिखाते हुए कहा। हमेशा याद रखिएगा, जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन करता है, उसे पकड़िए। इसमें कौन दिखाते हुए कह रहा है? आप बोलोगे सर प्रिया दिखाते हुए कह रही है, तो जो कह रहा है उसी को पकड़ो। हमने कहा सर जी ये हमने लिख दिया भाई साहब, ये कौन सी है? प्रिया दिखाते हुए कह रही है, प्रिया जो है दिखाते हुए कह रही है। तस्वीर के बारे में कह रहे हैं कि यह मेरे पिता, किसके पिता? प्रिया के पिता। तो प्रिया के पिता एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, ये प्रिया के पिता हो जाएंगे, है ना। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब प्रिया का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, है ना। मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी है, पुत्र की क्या है भाई साहब? ये दादी है। कौन? शिखा जो है वो क्या है? दादी है। कौन है? शिखा जो है मेरे पिता के पुत्र के इकलौते पुत्र की ये क्या है? दादी है। अगर हम इसके भाई हैं, हम इसकी बहन हैं, तो हमारी क्या लगेंगी? शिखा, हमारी भी तो दादी ही लगेंगी। पूछ रहा है कि शिखा का प्रिया से क्या संबंध है? ये जो शिखा है ना, वो प्रिया की क्या लगेगी? अपने रिश्तों पर ले लो बाबू भैया, ये हम है, ये हमारा बेटा है, और हमारे बेटे का जो बेटी होगी वो हमारी क्या लगेगी? सर जी वो तो हमारी नातिन लगेगी, और हम उसकी क्या लगेंगे? दादी लगेंगे। तो दादी कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर ये सवाल है डायरेक्शन टेस्ट का, बहुत ही लाजवाब तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल आपसे बनेगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, सवाल आपसे 5 सेकंड के भीतर बनेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, इस सवाल को करने से पहले हम आपको थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं। दिशा कितनी होती है? आप बोलोगे सर जी दिशा होती है 4। अगर यहीं पर आप खड़े हो ना, दाहिने हाथ पे जा रहे हो, तो ये दिशा होती है आपकी पूरब, मतलब ईस्ट होता है, और ऊपर की दिशा होती है उत्तर। इसे आपको समझना है। ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होता है, दक्षिण होता है। और बाएं हाथ पे कौन सी दिशा होती है? पश्चिम होती है। इतनी बात को जो है आपको ध्यान से समझना है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करना बताएं बाबू भैया, ध्यान से समझना मेरी बात को। राघव पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। हमने कहा राघव किस दिशा में जा रहा है? पूर्व की ओर। हमने कहा ये दिशा कौन सी है? पूर्व की ओर। वो कितना गया है? 100 मीटर गया है। ग्राफ नहीं बनाएंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझना। राघव पूर्व की ओर 100 मीटर गया। हमने कहा राघव यहीं पर था, वो 100 मीटर चल के यहाँ पर पहुंचा। तो अभी राघव किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। ठीक है, हाँ। और देखो वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगर वो यहीं पर खड़ा है और बाएं मुड़ेगा तो बायां हमेशा ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो बाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा जाएगी? सर उत्तर की तरफ जाएगा। उत्तर दिशा में कितना गया है? 50 मीटर चल दिया है। अब राघव कहाँ पे है? सर जी वो यहाँ पे है। देखो कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है। अगर वो यहां से बाएं मुड़ेगा तो ये दिशा किस दिशा में पहुंच जाएगा? पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। पश्चिम दिशा में कितना चला है? 75 मीटर चला है। राघव अभी कहाँ पे पहुंचा है सर जी? राघव पश्चिम में पहुंचा है ना। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अगर वो यहां से बाएं मुड़ेगा तो नीचे वाली दिशा में पहुंचेगा, और नीचे वाली दिशा क्या हो जाएगी सर जी? दक्षिण हो जाएगी। वो कितना चल के गया है? 60 मीटर चल के वो कहाँ पे पहुंचा है? सर जी राघव जो है ना, अभी वो यहाँ दक्षिण दिशा में है। अब यहां से कह रहा है तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है।
ठीक है, तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अगर वो यहां से दाएं मुड़ेगा, इस बात को आप नोट कीजिएगा, अगर वो यहां से दाएं मुड़ेगा और व्यक्ति का मुख जो है नीचे की तरफ है, तो जो आपका दायां होगा वो इस व्यक्ति का बायां होगा, और जो आपका दायां होगा वो इस व्यक्ति का बायां होगा। तो हमें राघव को जो है दाईं तरफ मोड़ना है, मतलब हम अपने बाएं। तो वो पश्चिम दिशा में कितना गया है? 25 मीटर गया है। कितना गया है? 25 मीटर गया है। तो अब आपको करना क्या है? एक चीज बताओ, पूरब का जस्ट अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है? दक्षिण होता है। अगर वो पश्चिम में 75-25, अगर वो पश्चिम में 100 मीटर गया और पूरब में 100 मीटर गया, तो ये दोनों तो आपका हो जाएगा कट। अब आपके सामने उत्तर दिशा में वो 50 मीटर गया है और दक्षिण दिशा में 60 मीटर गया है। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया? आप बोलोगे सर जी 10 मीटर का डिफरेंस आ गया। अब देखो, उत्तर में 50 मीटर गया, दक्षिण में 60 मीटर गया, तो कौन सी दिशा बड़ी हो गई? आप बोलोगे सर दक्षिण वाली दिशा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण वाली दिशा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो 10 मीटर दक्षिण जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो बहुत अच्छी बात है बाबू भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 9 व 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। मतलब अगर आपके सामने एक घड़ी है, उसमें 9 व 10 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये सवाल जनरली लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पर आपको एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिससे इस सवाल का जवाब आप विदिन सेकंड में दे पाओगे। देखो, कह रहा है कि 9 व 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण जो है कब बनेगा। तो जब भी आपके सामने 180 डिग्री का बात करेगा, 180 डिग्री के एंगल की बात करेगा, आपको सिंपली याद रखना है एक फार्मूला। फार्मूला क्या है? 60 बटे कर देना गुणे 60/11, और उसके बाद कर देना गुणे 100। ओ सॉरी डियर, 60/11 गुणे समय कर दीजिएगा, और प्लस माइनस आपको क्या करना है? 6 लेना है। ठीक है, इतना बात याद रखना। तो हमने कहा 60 बटे क्या हो गया सर जी? 11 हो गया, गुणे समय। समय कौन सा लेंगे? तो जैसे 9 व 10 बज रहा है ना, तो जो छोटा टाइम है उसे आप पकड़ो। तो 9 व 10 में छोटा आपका 9 है, तो हमने 9 को पकड़ लिया। अब यहाँ पर +6 लेंगे कि -6 लेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर घंटे वाली सुई जो है 6 से आगे होगी, मतलब 7, 8, 9, 10, 12 तक होगी, तो हमें -6 लेना पड़ेगा। और अगर घंटे वाली सुई 6 के पहले होगी, तो हमें +6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 9 से 6 को माइनस करेंगे, 3 6 3 कितना हो जाएगा? 18। 180, 180 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो आप याद रखना कितना आएगा? 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 छंगे 66, 4 सही 16 सही 4/11 हो जाएगा। तो अब दोनों में हम समय कौन सा लेंगे? तो 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर सेकंड पर क्या होगा? आपका जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये छोटू सा फार्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने 180 डिग्री का एंगल की बात करेगा, 60/11 गुणे समय प्लस माइनस 6 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो, कह रहा है कि 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जब भी कैलेंडर का प्रश्न आता है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से समझना। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो आपका दिनांक पता होना चाहिए, नोट कर लो। सवाल एक, कैलेंडर के सवाल को सॉल्व करने का इससे ज्यादा शॉर्टकट और आसान तरीका कोई नहीं बता सकता, तो आप नोट कर लो। कितनी चीजें? दिनांक हो गया, दिन हो गया, उसके बाद दिनांक हो गया, फिर आपके सामने माह हो गया, उसके बाद वर्ष हमें पता होना चाहिए। ये वर्ष जो है हमें वर्ष पता होना चाहिए, ये लीप वर्ष है कि नहीं है। उसके बाद हमें सदी का कोड पता होना चाहिए, मतलब शताब्दी पता होना चाहिए। तो जैसे वो देखो बोल रहा है कि 7 दिसंबर 1941, तो कौन से डेट की बात कर रहा है? किस तारीख की बात कर रहा है? 7 तारीख की बात कर रहा है। अब याद रखना, यहाँ पर ये पूछ रहा है दिसंबर, माह पूछ रहा है दिसंबर, तो दिसंबर का आपको कोड पता होना चाहिए। तो हम ओरली बोल रहे हैं, आप याद रख लो, जनवरी अक्टूबर 0,
फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। तो जैसे यहाँ पर दिसंबर है ना, तो दिसंबर का कोड कितना होगा, 5 हो जाएगा। वर्ष की बात कर रहा है, वर्ष तो 1941 है, तो हमें 2 डिजिट से मतलब है। किस वर्ष की बात कर रहा है, 1941 में हमने 41 को पकड़ा। अब बात करते हैं लीप वर्ष। ये जो 41 आपने लिया है ना, इसको लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 दहम 40। याद रखिएगा, जब भी 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल लेना होता है, इसलिए हमने 10 ले लिया। अब सदी की कोड की बात करता है तो एक चीज सिंपली समझ लो, 6420 होता है शताब्दी का कोड। क्या होता है, 6420 होता है। अगर 00 आएगा तो 6, 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो हमें 2 लेना है, 300 आएगा तो हमें 0 लेना है। कैसे जानेंगे, देखो ये जैसे 1600 है ना, तो 1600 को अगर हम 400 से कट करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है कि ये जो 1600 था ना, ये एक लीप वर्ष था, एक आपका लीप वर्ष था। तो अगर ये लीप वर्ष था, पूरा पूरा कट गया, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें कितना लेना है, 6। और हम वहां पर कितना है, 1900 है। याद रखो कैसे निकालते हो, 1900 है तो 1600 लीप वर्ष था। लीप वर्ष से 1900 कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 16 3 1900 कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है। तो हमने कहा जब भी 300 ज्यादा होगा तब आपको कितना लेना पड़ेगा, सदी का कोड 0 लेना पड़ेगा। तो हमने इसे कर दिया 0। अब इसको आप जोड़कर 7 से डिवाइड कर दो, चाहे आप डायरेक्ट डिवाइड करो। अगर 7 से 7 को कट करोगे 0, 7 से 5 छोटा है तो एज इट इज लिख लो 7। देखो 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35, 35 6 41 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा, 7 से 0 छोटा है 0 कर दो। अब देखो 6 5 11 3 कितना हो जाएगा, 14। और जब आप 14 को पूरा पूरा कट करोगे तो हो जाएगा 0। और सप्ताह में किस दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, आप बोलोगे सर रविवार को। तो जब भी 0 आएगा तो सप्ताह का कोड में 0 किसका होता है, संडे का होता है। तो मतलब 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था डियर फ्रेंड्स, रविवार था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कैलेंडर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमने कोर्स वाले सेक्शन में कैलेंडर चैप्टर को अपडेट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये देखो आपके सामने है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। एक ही सवाल से पूरा चैप्टर सॉल्व करना ना सिखा दिया तो जो कहिए सो हार जाएंगे आपके लिए। पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है कि 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं सर, ऐसे सर्कल में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं और सभी लोग अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमेशा याद रखो कितने लोग हैं बाबू भैया, 6 लोग हैं। हमने ऐसे बैठा दिया, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। एक फिगर मत बनाना, फिगर हमेशा 2 बनाना। ठीक है, हमने 6 लोगों को बैठा दिया। सभी लोग जो है अंदर की तरफ मुख करके बैठ के जो है ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सभी लोगों का मुख जो है अंदर की तरफ है, बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखो सवाल कह रहा है कि मोहन जो है ना प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहन प्रिया के दाईं ओर। तो हमने याद रखना, जहां पर ये हमारा जो है पॉइंटर है, जहां पर हमारा ये स्टाइलिश है, यहीं पर पहले व्यक्ति को बैठाना। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर मोहन को अगर बिठा दिया तो मोहन जो है ना वो प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो प्रिया का दाया कब होगा, जब प्रिया यहाँ पे होगी। अब देखो प्रिया यहाँ पे अगर बैठ गई तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, मोहन बैठा है। देखो कह रहा है प्रिया जो है राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया जो है राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो राज का बाया मतलब प्रिया का दाया। तो राज अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो राज के बाएं से पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। तो राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, कौन बैठी है बाबू भैया, आपकी ये प्रिया। कह रहा है कि अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत जो है मोहन का दाया, मोहन यहाँ पे है, दाया इधर होगा, दाएं और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान। यहाँ पर कौन बैठेगा, आपका अजीत बैठेगा, अजीत। अब आगे पढ़ते हैं सर। कह रहा है और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है। गीत जो है मोहन के बगल में नहीं है। तो 1 और 2 स्थान है, गीत यहाँ नहीं बैठी है
तो इसका मतलब है कि गीत हमारा यहाँ पे बैठी है। कह रहा है कि गीत के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत का दाया, अब गीत अंदर की तरफ देख रही है, मतलब इधर से उसका दाया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो गीत के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, राज बैठा है, राज। राज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बी वाला ऑप्शन जो है सी के स्थान पर है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है रैंकिंग टेस्ट का। ये आप लिख कर ले लो कि इसको जो है 70 से 80% स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, पर आज के बाद ये सवाल आपसे गलत भी नहीं होगा, आप इसे लिख कर ले लो। देखो कह रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाएं तरफ से जो है 17वां तथा पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 17वां है। तो बताओ उन पंक्ति में उन दोनों के बीच, बस ये शब्द याद रखना है, बीच में कितने लड़के बैठे हैं। जब भी बीच में बैठे व्यक्तियों के बीच में बैठे पर्सन के बीच में बैठे स्टूडेंट्स की संख्या फाइंड आउट करना हो तो हम एक फार्मूला बता रहे हैं, याद रखना, हम ग्राफ से नहीं बताएंगे, फार्मूले से बता रहे हैं। मात्र 5 सेकंड के भीतर आप सवाल का जवाब दे पाओगे। करना क्या है, देखो देखो बाईं तरफ से 17 नंबर पे है, दाईं तरफ से 17 नंबर पे है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 17 दूने कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से कितने लोग आने चाहिए, 17 दूना 34 लोग। और उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, 29 व्यक्ति ही थे, और उसमें पूछ रहा है 34, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब ओवरलैप हो गया। तो जब भी ओवरलैप होगा और बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या फाइंड आउट करनी होगी, ये फार्मूला याद रखिएगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस एक्स माइनस 2 कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है बाबू भैया, ध्यान से समझो। टी का मतलब टोटल, तो टोटल कितने स्टूडेंट से था, लड़के थे सर, 29 लड़के थे। लेफ्ट साइड से वो 17 नंबर पे है, राइट साइड से वो 17 नंबर पे है। ये एक्स जो है हमें बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, -2 कर देंगे। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 34 से 2 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब इधर 32 हो गया, माइनस हमने यक्स कर दिया। अब इस 32 को इधर भेजो, तो अगर आप इधर भेजते हो तो ये हो जाएगा +29 माइनस 32 बराबर माइनस यक्स हो जाएगा। अब अगर 32 से 29 माइनस करोगे तो आपका बचेगा -3 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, और यक्स का मान क्या आ जाएगा कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो अगर आपके सामने 29 लड़कों की पंक्ति है, उसमें एक व्यक्ति बाईं तरफ से 17 नंबर पे है और दूसरा व्यक्ति दाईं तरफ से 17 नंबर पे है, तो उन दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी सर जी। 3 ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस बात का राइट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी ओवरलैपिंग वाला केस होगा और हमें व्यक्ति बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या फाइंड आउट करनी होगी, तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर एक तरीके का और सवाल बनता है, अगर यहीं पर वो दे देता अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट साइड राइट साइड बीच में बैठे कुछ व्यक्ति है, सबको ऐड कर दो, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि जेड वाई से छोटा है। अब इसको कैसे करोगे, हम जैसे बता रहे हैं इस मेथड से सवाल को सॉल्व करो। देखो कह रहा है कि जेड जो है ना वाई से छोटा है लेकिन एक्स से बड़ा है। ये जो जेड है ना वाई से छोटा है लेकिन एक्स से बड़ा है। हमने कहा ये जो आपका भाई साहब जेड है ये वाई से छोटा है, इसका मतलब है कि वाई इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वाई इससे बड़ा हो जाएगा। ये जेड जो है वाई से छोटा है लेकिन एक्स से क्या है, बड़ा है। इतनी बात कहने का यहां तक, इसको हमने ग्राफ में बना दिया, इसको हमने मैथमेटिकल जो है रूप से इसको हमने बना दिया। अब देखो कह रहा है कि W जेड से छोटा है। ये जो W है ना ये जेड से छोटा है, मतलब जेड इससे बड़ा है, और लेकिन एक्स से लंबा है, मतलब एक्स से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अगर इसको बीच में हम सेट करना चाहते हैं तो ये ऐसे बनेगा, ये y हो गया, बड़ा हो गया जेड से, और जेड देखो जेड से छोटा है W और W से छोटा है आपका x हो गया। अब यहां पर कह रहा है
भी वाई से छोटा है, ये जो भी है ना वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, मतलब यही बीच में वो भी आएगा। तो ये भी जो है वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, उसके बाद डब्ल्यू हो गया, उसके बाद आपका एक्स हो गया। पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, तो ई भाई साहब तो सबसे बड़े हैं और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा सर जी, एक्स हो जाएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये सवाल है लेटर सीरीज का। जब भी इस तरीके का सवाल आए घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे मेरे भाई। कैसे करना है देखो, जब भी आपके सामने लेटर सीरीज का ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले काउंट कर लो इनको। हम चलो सर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर आप इसमें लेटर कितने हैं, 12 हैं। इसको 2 खंडों में तोड़ो तो आप बोलोगे सर 3 गुणे 4 कर सकते हैं, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे या 4 का पेयर बनाएंगे, कैसे, एक बार इसमें आप लेटर काउंट कर लो कितने लेटर हैं, एक तो सी है, एक तो बी है, एक ए है, कितने लेटर मिले, 3। तो 3 3 का हम सिंपली क्या कर देते हैं, पेयर बना देते हैं। यहाँ पर सी के बाद ए है, यहाँ पर हमने ए को लिख दिया, सी ए बी सी ए बी सी ए बी और सी ए बी हो जाएगा। तो हमने ए बी डबल ए को हमने क्या किया है, फिलअप किया है। ए बी डबल ए जो है ऑप्शन ए में दिया गया है मित्र, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? हाँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ई रहा आपके सामने न्याय निगमन का बहुत ही बढ़िया सवाल है। और आप सभी लोग क्या कर रहे हो, एक बार गलती कर रहे हो भाई साहब, वीडियो को शेयर ना करो, एक बार फटाफट एक बार सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करके 50 लोगों को जोड़ो ना भाई क्लास में। आप लोगों के लिए भाई साहब इतनी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, हमारे पास एसी थोड़ी लगी है, समझ रहे हो। हाँ, बहुत ही गरीब इंसान है, हमारे पास जो है एसी ओसी नहीं है, ये पंखे से काम चल रहा है, वो भी पंखा जो है बहुत स्लो स्लो चल रहा है। इतनी गर्मी में आपके लिए पसीना हम बहा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो, कैसे आप हम भी गर्मी में परेशान रहे बाबू भैया। हाँ, तो थोड़ा सा भाई साहब आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जब शेयर करोगे तो हमारे पास थोड़ा सा पैसा आएगा, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम भी थोड़ा सा, इसमें अभी देखो लाइटिंग भी कम है, हाँ आगे हम भी थोड़ा सा चीजों को बढ़िया बना लेंगे। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो बस आप सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सवाल है कथन निष्कर्ष का, सैलोजिज्म का प्रश्न है, कब करना कैसे है। ये जो कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा इसको आपको 100% सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से इसको अटैच नहीं करना है, बस इतनी बात। अब देखो कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, हमारे पास सर जी इतना मेज था, हमने कहा हमारे पास इतना मेज था, इतने मेज में से कुछ मेज, हमने कहा ये जितना टच में है ना, इतना मेज जो है वो क्या है, कुर्सी है। क्या है बाबू भैया, कुर्सी है, इतना मेज हमारा क्या है, कुर्सी है। कह रहा है कुछ कुर्सियां पलंग है, हमने कहा कुछ कुर्सियां पलंग, मतलब ये जितना टच में है ना, इतना कुर्सी क्या है, पलंग है, इतना कुर्सी क्या है, पलंग है। कह रहा है कि सभी पलंग कमरे हैं, ये जितना भी पलंग है ना, ये सब पलंग क्या है बाबू भैया, कमरा है। ये जितना भी पलंग है वो सब क्या है, कमरा है। अब देखो कह रहा है कुछ कमरा मेज है, कमरा का गोला यहाँ तक है, मेज का गोला यहाँ तक है, तो कमरे और मेज का गोला टचिंग में है। आप बोलोगे सर टचिंग में नहीं है, जब टचिंग में नहीं है तो रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखो कुछ कमरे कुर्सियां हैं, सर कमरा यहाँ पे है, कुर्सी यहाँ पे है, तो कुछ का कमरे और कुर्सी का कुछ गोला टच में है, तो बात सही है सर, सेकंड वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ पलंग कुर्सियां हैं, सर पलंग यहाँ पे है, कुर्सी यहाँ पे है, कुछ टच में है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड जो है फॉलो करेगा, और ऑप्शन ए आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो इस टाइप का सवाल जो है रेलवे की परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन करना कैसे है वो बताते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको जो है बढ़िया तरीके से दिखाई दे, ध्यान से समझना। अब इस सवाल को करना कैसे है आप समझो। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले जितने लेटर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं शुरुआत से, उसे कट कर दीजिएगा।
ए आर टी इसमें है, ए आर टी इसमें है, ए आर टी ए आर टी ए आर टी हमने कट कर दिया ए आर टी। अब लेटर जो बचा हमें क्या करना, देखो यहाँ पर ई है, ई आता है 5 नंबर पे, यहाँ पे आई है, आई आता है 9 नंबर पे, यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, यहाँ पे एच है, एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर आप गिनती लिखोगे तो सब यहाँ पर देखो 5 9 23 8 9 5, इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, आप बोलोगे सर जी 5 आएगा, लेकिन 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो अब दोनों 5 में पहले कौन आएगा, तो इसके जस्ट बाद वाला लेटर चेक करते हैं। यहाँ पर आर है, आर का 18 होता है, यहाँ पर यम है, एम का 13 होता है, पहले 13 पहले 18, आप बोलोगे सर पहले 13, तो पहले नंबर पे आपका 6 वाला आएगा, उसके बाद आपका 1 आएगा। तो 6 और 1 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, सर ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब आपका एक इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म है, तो अब देखो 9 23 8 9 में सबसे पहले कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर 8 आएगा, तो मतलब ए आ गया 4 वाला। तो आपका यहाँ पर देखो 612 है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको लेटर को कॉमन कर लेना है और कॉमन करने के बाद ये खोजना है कि कौन सा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नंबर पे आता है। ठीक है, बात समझ आई डियर फ्रेंड्स। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब फटाफट आप सभी लोग देने का प्रयास कीजिए। यदि P का अर्थ है भाग है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ माइनस है, S का अर्थ गुणा है, तब ये इक्वेशन दिया है, इसका मान तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, P का अर्थ भाग है तो हमने इसको भाग बना दिया बाबू भैया, हमने इसको भाग बना दिया। Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ क्या है, प्लस है, तो Q का अर्थ हमने प्लस बना दिया। यहाँ पर S है, S का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा है, हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर P का अर्थ क्या है सर, भाग है, तो P का अर्थ हमने भाग बना दिया। यहाँ पर R है, R का अर्थ क्या है सर, माइनस है, तो हमने माइनस बना दिया। देखो जोड़ घटाव गुणा भाग, जब भी आपके सामने ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें दिखाई दे, तो हम बोर्ड मॉस का रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले भाग करते हैं, तो देखो बाबू भैया ये 10 माइनस 192 भागे हो गया 48, गुणे हो गया 48, 48 भागे हो गया 96, प्लस हो गया 1। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, चलो हम भाग करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम भाग करते हैं तो इसे लिखेंगे 10 माइनस 48, देखो 48 चौके कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, गुणे 48 बटे 96। अगर 96 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। जब भाग हो गया गुणा हो गया तो जोड़ेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, 11 से 2 माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, बस आपको करना क्या था कि बोर्ड मॉस का रूल अप्लाई करना था और सवाल का आंसर दे देना था। ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि संख्या यहाँ पर दी गई है, अंकों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते हैं। ये सवाल है ग्रुप डी की परीक्षा का। और रेलवे की परीक्षा में याद रखिएगा, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, जितने की बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी गिनती आएगी, 1 आएगा, 1 के बाद क्या होगा सर 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो यही वो गिनती थी। कह रहा है कि इसमें कितनी ऐसी गिनतियां हैं कि इसको बराबर करने पर भी वही गिनती उतने ही मध्य पर आएंगी। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, देखो हमारी बात को, यहाँ पर क्या है सर 2 4 एक साथ था, 2 और 4 एक साथ था, तो पहला नंबर आपको 2 और 4 मिल गया। यहाँ पर खोजते हैं सर जी ये 2 और 5, 2 और 5 के बीच में एक अंक था ना, तो 2 और 5 के बीच अगर खोजते हैं तो एक अंक मिल गया। क्या मिल गया, 2 और 5 हो गया। अब हम क्या खोजते हैं, देखो ध्यान से,
अगर हम खोजते हैं तो 1 2 3 4, 1 और 8 के बीच 4 अंक हैं। 1 2 3 4, 1 और 8 के बीच जो है कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक मिल जाएंगे। और कोई संख्या है? और तो कोई संख्या नहीं दिखा दे रही है, तो कितने अंक हैं? 3 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हमने और रख दिया है, आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करो। चलो बाबू भैया, अवरोही क्रम, देखो बोल रहा है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। हाँ, तो सबसे पहले बड़ा नंबर 9, फिर 8, उसके बाद आपका आएगा 6, आएगा 5 आएगा। देखो 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें हमें लेटर खोजना है, नंबर खोजना है। 8 9 एक साथ है, 8 9 एक साथ है, तो हमें 9 और 8 एक साथ मिल गया। उसके बाद अगर हम खोजते हैं 3 और 5 एक साथ है, 3 और 5 एक साथ है, कोई नंबर और मिल रहा है? सर कोई नंबर और नहीं मिल रहा है, तो केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइट चली गई बाबू भैया, पर आपको हम चीजें बढ़िया तरीके से समझाएंगे, तो छोड़कर स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि फाइंड द ऑड नंबर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सबसे अलग है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी नंबर होगा हम क्या करेंगे? अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तो डिजिट को ऐड करेंगे, छोटा छोटा नंबर है तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे। अगर 145 को हम लिखना चाहते हैं, सर जी 12 का स्क्वायर करेंगे 144, उसमें एक जोड़ेंगे 145 हो जाएगा। 226 कैसे आएगा? 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225, एक जोड़ेंगे 226। 18 का स्क्वायर करेंगे 324, उसमें एक जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। पर ऑप्शन सी जो है 280 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है आसपास। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखो, अभी हमने बताया था ये लेटर सीरीज का सवाल है, करना कैसे है आपको? FIG को हमने बोला था जब भी कम लेटर देके ज्यादा लेटर पूछे तो एक आगे वाला लेटर एक पीछे वाला लेटर। यहाँ पर एफ है ना, तो एफ के पहले ई आता है और एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। तो बी के पहले ए आता है और बी के बाद क्या आता है बाबू भैया? सी आता है। तो ए सी से कौन सा ऑप्शन शुरू है? ये वाला नहीं होगा। आई है ना, तो आई के पहले कौन सा लेटर आता है? पी ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना? एच। आई के बाद क्या होता है? जे होता है। एम होता है, उसके बाद एन के बाद ओ होता है। तो ए सी एच जे जो है, ACHJMO जो है किस ऑप्शन में है? AC। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो मामला गबड़ा गया, यहाँ पे मामला गबड़ा गया बाबू भैया। MO लास्ट में है, यहाँ पे OM है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो ACHJM है ना, MO, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। ई देखो, ई सवाल आपके सामने है एनालॉजी का। यही सवाल है जो आपको परेशान करता है, आज के बाद नहीं करेगा। देखो कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 342 के साथ है, 20 का रिलेशन क्या होगा? छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया जाएगा तो 3 चीजें करके राइट आंसर ला सकते हैं। मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब करके राइट आंसर ला सकते हैं। तो 18 से 342 के पास कैसे पहुंचेंगे? 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 18 में 324 हो जाएगा। हमें 342 बनाना है, मतलब 324 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो हमारा 342 हो जाएगा। बात समझ आई आपको? तो चलो सर 20 का भी स्क्वायर करते हैं, और 20 का जब हम स्क्वायर करते हैं बाबू भैया तो आपका कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यहाँ पर 18 ऐड किया है, क्यों सर? क्योंकि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया वही संख्या ऐड किया। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर किया है, मतलब 400 में 20 जोड़ेंगे 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दो। देखो कह रहा है कि 256 का जो रिलेशन बाबू भैया 290 के साथ है, 961 का रिलेशन क्या होगा? तो ये सवाल आपको मुश्किल लग रहा होगा कि सर जी हम कैसे करेंगे, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। थोड़ा सा, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आप बोलोगे सर जी 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, अब 961 को लिख सकते हैं 31 का स्क्वायर। तो अब ये 290 जो है ना, ये 17 का स्क्वायर करेंगे 289, एक जोड़ेंगे तो हमारा 290 हो जाएगा। 16 के बाद 17,
तो यहाँ पर 31 के बाद क्या होगा 32, 32 का स्क्वायर करेंगे और एक जोड़ेंगे, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 1025। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो बेझिझक आप सभी लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट का जो है निवारण कर दिया जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की यहाँ क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाए कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।